हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जी क्लासेज पे। दोस्तों, सेकंड सेमेस्टर का जो है वर्तमान भारतीय समाज और आरंभिक शिक्षा, इसका सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। एग्ज़ाम ही कल है, आप तैयारी अच्छे से करते रहिए। देखिए, सबसे पहले प्रीवियस ईयर रिवीजन करेंगे तो आपका बहुत ही फायदा होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत मठ में प्रवेश के पूर्व कौन सा संस्कार किया जाता था? तो उसका संस्कार का नाम था प्रवज्जा संस्कार। अगला है कि प्रश्न, शिक्षा के किस उद्देश्य के अंतर्गत व्यक्ति के उत्तम विकास अथवा आत्मबल पर दिया जाता है? तो आदर्शवाद पे। वह शिक्षा जिसमें किसी निश्चित पाठ्यक्रम, विद्यालय तथा वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है, उसको हम लोग कहते हैं प्रकृतिवाद। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्यालय प्रकृति की गोद में स्वतंत्र एवं खुले वातावरण में हो, विचार किसका था? तो रूसो का था। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, छात्रों को गतिविधि या उदाहरण के माध्यम से पाठ पढ़ाते समय ही व्याकरण शिक्षण सहजता से पढ़ाने की वकालत किसने की थी? तो जॉन डीवी ने की थी। फिर अगला प्रश्न है कि सच्ची शिक्षा वही है जो छात्रों में व्यक्तित्व का विकास कर उसमें आत्मज्ञान, नागरिक दायित्व, जनतंत्र में आस्था, अहिंसा, एकता व भाईचारा जैसी भावनाओं को उत्पन्न कर सोच विचार किसका है? तो ये महात्मा गांधी जी का है। अगला प्रश्न है कि मानव की शिक्षा नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो फ्रॉबेल है। किस शिक्षा शास्त्री ने अपने शिक्षण प्रणाली में विद्यालयों को बाल भवन कहा है? तो गिजुभाई वाघेला ने। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। कह जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1969 में किया गया था। शिक्षा का निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क उपलब्ध कराना किस योजना या कार्यक्रम का तात्पर्य है? तो वह शिक्षा का सार्वभौमिकरण, शिक्षा को प्रत्येक बच्चे तक पहुंचाना। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित आयु स्तर तक से कम आयु स्तर के बालकों से घरेलू कार्य कराना कहलाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं बाल श्रम। फिर है अगला प्रश्न, परिवार, समाज, राज्य और जनसंचार माध्यम किसके प्रभावी कारक हैं? तो ये है शिक्षा के। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। विद्यालय में सभी को एक साथ रखना, सबके साथ समान व्यवहार करना एवं सभी के बीच एकता बनाए रखना क्या कहलाता है? तो शैक्षिक अवसरों की समानता। विद्यालय समाज में सभी के बीच लिंग भेद भाव का कार्य या व्यवहार करना कहलाता है लैंगिक समानता। अगला प्रश्न है कि वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया गया है? तो विद्या, ज्ञान, बोध और विजय के रूप में प्रयोग किया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों, आपको बस इसको पढ़ते रहना है, बस आप सुनते रहिए, आपका रिवीजन हो जाएगा और जितना जल्दी से अच्छे से रिवीजन करेंगे आपका एग्जाम अच्छा ही होगा। फिर अगला प्रश्न है कि बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? मोक्ष प्राप्त करना, यानी मोक्ष था। शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता किसको माना जाता है? तो चार्ल्स पियर्स को कहा जाता है। सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है, यह कथन किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। अगला प्रश्न है कि बालों को बाल देवो भव की संज्ञा किसने की थी? तो गिजुभाई ने दी थी। मॉन्टेसरी की शिक्षण विधि कितने भागों में विभाजित है? तो कर्म केंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, पढ़ने लिखने और गणित की शिक्षा, ये 3 भाग में विभाजित है। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 4 अगस्त 2009 को हुआ था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो जनसंख्या नीति से अभिप्राय है आर्थिक, सामाजिक, जनांकीय, राजनीतिक आधार पर प्राप्त करने वाले लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो कार्यक्रम बनाए गए हैं उनका मापन करना। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण को दूर करने के 2 उपाय बताइए। तो देखिए, जरूरी नहीं है कि आप इसी में से लिख सकते हैं, अपने मन से भी जल प्रदूषण को दूर करने के लिए 2 उपाय लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं? जैसे गाँव शहरों में नलियों में जो हानिकारक पदार्थ है उसको न बहाया जाए, फैक्ट्रियों से गंदा पानी में न बहाया जाए, और भी सारी चीज़ें अपने मन से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1986 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, भूमंडलीय तापीय वृद्धि किसे कहते हैं? तो सामान्यतः भूमंडलीय ताप वृद्धि का असर पृथ्वी के तापमान में क्रमशः आने वाली वृद्धि, यानी कि जब पृथ्वी का तापमान जब वृद्धि होता है तो उसी को हम लोग कहते हैं भूमंडलीय ताप वृद्धि। अगला प्रश्न है कि बालिका शिक्षा के 2 प्रमुख समस्या लिखिए। तो हमको पता है कि बालिका शिक्षा में समस्याएं क्या आ सकती है? तो पहले शैक्षिक अवसरों की समानता की समस्या है। कन्याओं की शिक्षा के प्रति उचित दृष्टिकोण का अभाव भी है। अगला प्रश्न है कि निश्चित चार मानवीय मूल्यों का उल्लेख कीजिए। तो सच्चाई, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व की भावना और दया भाव, ये अभी अपने मन से आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि फ्रॉबेल द्वारा किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया गया था? तो किंडरगार्टन, ये अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला 2016 का सेकंड पेपर है। कह रहा टैगोर को किस धारणा में विश्वास था? तो टैगोर को सत्यम शिवम अद्वैत्व की धारणा में विश्वास था। उन्होंने ईश्वर को सर्वोत्तम यानी सुप्रीम मैन माना था और वे अद्वैतवादी थे। अगला प्रश्न है, फ्रॉबेल को किन्हीं 2 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो ये जरूर हो सकता है पूछ दे। फ्रॉबेल की प्रमुख रचना है एजुकेशन ऑफ मैन एंड दूसरी प्रमुख रचना है मदर ऑफ प्ले सॉन्ग्स। ये आप याद रखिए, एमसीक्यू में भी आ सकता है। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या शिक्षा
कि कोई एक परिभाषा लिखिए या जनसंख्या का अर्थ बताइए। तो देखिए, जनसंख्या शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जनसंख्या और शिक्षा, अर्थात जिस शिक्षा में जनसंख्या का ज्ञान निहित हो उसे हम लोग जनसंख्या शिक्षा कहते हैं। अगला यहाँ पे देखिए बात करते हैं अलग अलग चीज लोगों के द्वारा, अलग अलग संस्था के द्वारा ये परिभाषा दिया गया था, तो आप इसमें से कोई भी एक परिभाषा लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूरस्थ शिक्षा की दो विशेषता बताइए। दूरस्थ शिक्षा होता क्या है, सबसे पहले बात करते हैं। तो ये पद्धति आमने सामने बैठकर अध्ययन करने में सर्वथा भिन्न है। ये आमने सामने हम लोग नहीं बैठ के बातचीत नहीं कर सकते हैं इस पद्धति में, दूरस्थ में, क्योंकि यहाँ पे जो बताने वाला होगा और जो पढ़ने वाला होगा वो क्या होगा, वो एक दूसरे को देख भी नहीं सकते हैं, वो होती है दूरस्थ शिक्षा। इस पद्धति में स्व अध्ययन सेल्फ स्टडी पर अधिक बल दिया जाता है, यानी खुद से पढ़ने के लिए ज़्यादातर प्रेरित किया जाता है। दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थी एवं अध्यापक के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए रेडियो, टीवी, मतलब जैसे अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जैसे अगर हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो ये हमारा दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य क्या है। तो देखिए, अनौपचारिक शिक्षा जीवन से संबंधित भी अनुभव जिन्हें हम बिना किसी व्यवस्थित प्रयास, संस्था तथा साधन के स्वाभाविक स्थिति से प्राप्त करते हैं, यानी ऐसे शिक्षा जो हम किसी संस्था से नहीं, सिर्फ समाज से ही प्राप्त करते हैं, या अपने आसपास के जो क्षेत्र है, वातावरण है, उनसे हम लोग प्राप्त करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं अनौपचारिक शिक्षा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, मल्टीमीडिया क्या है। तो आज देखिए, आज के समय में मल्टीमीडिया वास्तव में सूचनाओं के आदान प्रदान को बेहतर बनाने के लिए आधुनिकतम तकनीकी का प्रयोग का सूचक है। आपको पता ही है कि आज के समय में कितना सबसे ज़्यादा मल्टीमीडिया का इस्तेमाल हो रहा है। इसके माध्यम से जैसे देखिए, मल्टीमीडिया वस्तुतः विभिन्न प्रकार के माध्यमों, श्रव्य, दृश्य, पाठ्य और चित्रित आदि का एक उपयोगी संयोजक है। चलिए अगला पढ़ते हैं। आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक के नाम लिखिए, यानी कौन कौन से ऐसे लोग थे जो आदर्शवाद को मानते थे। तो आदर्शवाद के प्रमुख पर सुकरात थे, प्लेटो थे, डेकार्ट थे, स्पिनोजा तथा हीगल थे। चलिए अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म जो हुआ था कोलकाता में सन 1863 में हुआ था, डेट याद रखिए। इनका वास्तविक नाम जो था नरेंद्र दत्त था। फिर आगे बढ़ते। अगला प्रश्न है कि टैगोर ने शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की थी। तो टैगोर ने, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सन 1990 में बोलपुर में शांति निकेतन की स्थापना की थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या शिक्षा के मुख्य लक्ष्य बताइए। तो आर्थिक प्रगति और स्वास्थ्य शिक्षा, आवास, आहार एवं जीवन की अन्य आवश्यकताओं के उच्च स्तर को उपलब्धि सहित जीवन की वर्तमान तथा भावी गुणवत्ता के लिए जनसंख्या की विशेषताओं के महत्व की अनुभूति कराना, यानी जनसंख्या शिक्षा हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों हम इस जनसंख्या के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो हमारे अपने समाज के बारे में जानकारी के प्राप्त करने के लिए। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ क्या होता है। तो वह प्रक्रिया जिसके कारण हमारा भोजन, हवा, जल गंदा दूषित हो जाता है और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, खतरा पैदा कर दे, हानिकारक हो, उसी को हम लोग कहते हैं वातावरणीय प्रदूषण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था। तो बुनियादी शिक्षा का जो प्रारंभ था वो महात्मा गांधी जी ने किया था। प्लेटो द्वारा संस्थापित संस्था का क्या नाम था। तो उसका नाम है एकेडमी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य से अभिप्राय, राज्य होता क्या है। देखिए, राज्य की परिभाषा एक सुसंगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में दी जा सकती है जिसके साथ सरकार होती है और जिसे लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। चलिए आगे बढ़ो। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि पाठशाला जो है उसको, पाठशाला को बाग, शिशु, पौधा और शिक्षक को माली कहने वाला विचारक कौन था। तो उनका नाम था फ्रोबेल। देखिए, हम बहुत जल्दी से पढ़ रहे हैं क्योंकि आप लोग को पता है कि एग्जाम कल ही है, तो तैयारी भी करनी है, इसीलिए जल्दी जल्दी करते जाइए। फिर अगला प्रयोजन किसने आस्था नहीं रखता है। प्रयोजन किस में आस्था नहीं रखता है। तो जो प्रयोजन है वो ईश्वरीय सत्ता में आस्था नहीं रखता है, ठीक है। अगला है शिक्षण विधि के जनक कौन है। तो उनका नाम है सुकरात। अगला है प्रकृतिवाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो भौतिकवाद के नाम से भी जाना जाता है। फ्रोबेल ने किंडरगार्टन का प्रारंभ किया था। तो 1839 में किया था। अगला है समाज के प्रमुख कार्य लिखिए। तो समाज के प्रमुख कार्य क्या है। समाज बालकों के लिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना करता है, उन संस्थानों को चलाने के लिए उनकी वित्तीय सहायता करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला दिया है कि मूल्य का अर्थ लिखिए। मूल्य होता क्या है। मूल्य शब्द का शब्दकोशी अर्थ है किस व्यक्ति या किसी वस्तु की ऐसा गुण जिसके कारण वो महत्वपूर्ण, सम्मानीय और उपयोगी सिद्ध हो जाए। यानी कि जैसे हम लोग कहते हैं गुडविल, जैसे अगर किसी सामान या किसी व्यक्ति का समाज में अच्छा पकड़ है, अच्छी इमेज है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मूल्य कहते हैं, ठीक है। अगला बताया बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार का होता है। तो गरीबी, भुखमरी, अशिक्षित, उचित वातावरण का न मिलना, जागरूकता, ये सारे जो है बाल अपराध के प्रमुख बिंदु है। अगला है कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला था। तो जो सन 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल नाम क्या था, वारेन हेस्टिंग। ये से दो प्रश्न बन रहे हैं। एक, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो वारेन हेस्टिंग थे, द्वारा कोलकाता मदरसा खोला गया था। अगला प्रश्न है कि बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो ये किया गया था 1791 में जोनालय डंगन के प्रयासों से बनारस संस्कृत कॉलेज का प्रारंभ किया गया था।
अगला है कि मैकाले ने अपना विवरण पत्र कब प्रस्तुत किया था, तो 2 फरवरी 1835 को अपना विवरण पत्र प्रस्तुत किया था। उड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की थी, तो उड के घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने 19 जुलाई 1854 को अपनी शिक्षा नीति घोषित की थी। अगला प्रश्न है, निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों की आय किस वर्ग के बच्चों अधिक दबाव डालता है, तो 11 से 14 वर्ष के बच्चों तक। आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है कि शिक्षा के व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए है। यह कथन किसका है, तो प्लेटो का है। अगला है, प्राथमिक शिक्षा कब से प्रारंभ होती है, तो 6 से 12 वर्ष तक। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा को परिभाषित कीजिए, तो शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क या आत्मा का उत्कृष्ट विकास है, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। अगला प्रश्न है कि अगला है, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो जॉन डीवी का मानना है कि शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक अपने शिक्षार्थी को निश्चित रूप में निश्चित विधि से निश्चित विषय वस्तु को निश्चित स्थान पर प्रदान करता है। इसलिए शिक्षक शिक्षार्थी के साथ साथ निश्चित पाठ्यक्रम का होना, यानी कि 3 चीज़ें होती हैं शिक्षा में, एक पाठ्यक्रम, छात्र और शिक्षक, ये तीनों शामिल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं, इसमें शिक्षा देने की योजना अर्थात समय, स्थान, अध्यापक, विधि एवं पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होता है। परिवार में बच्चों को मुख्य रूप से किस विधि द्वारा शिक्षा दी जाती है, तो अनौपचारिक शिक्षा द्वारा विधि दी जाती है। अगला है कि प्रयोजनवादी शिक्षा के 2 उद्देश्य लिखिए, तो पूर्व निश्चित उद्देश्यों का विरोध, नवीन मूल्यों का निर्धारण, मूल्य दर्शन, प्रयोजनवाद। ठीक है। अगला है कि बुनियादी शिक्षा के जन्मदाता कौन है, तो महात्मा गांधी है, बार बार आ रहा है तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला है कि डॉक्टर मारिया मंटेसरी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इटली में हुआ था। अगला दिया है कि समाज की एक परिभाषा लिखिए, ये हो सकता है कि आ जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, समाज जो है वो माइकवर एवं पेज के अनुसार कह रहा है, समाज लोकाचार और कार्यविधियों, प्रभुत्व, पारस्परिक सहयोग, अनेक समूहों एवं वर्गों का मानव व्यवहार के नियंत्रण एवं स्वच्छंदता की एक व्यवस्था है। इस सतत परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। अगला प्रश्न है कि शिक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या हो सकते हैं, तो परिवार है, समाज है, विद्यालय है, राज्य और जन संचार आदि है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आशय है, ये प्रश्न आपका छपने वाला है। लोकतंत्र में जाति, धर्म का आधार, रंग भेद या स्तर आदि का भेदभाव किए बिना सभी को अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करने के लिए समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। इस बात को ध्यान में रखकर संविधान की धारा 19(2) में सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। धारा 19(2) में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित व सहायता प्रदान किसी भी शिक्षा संस्था में किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, रंग या भाषा के आधार पर प्रवेश लेने के लिए मना नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बाल श्रम से क्या अभिप्राय है, तो बाल श्रम का स्वरूप हमें प्रत्येक शहर तथा प्रत्येक स्थान को देखने को मिलता है। जैसे साइकिल या स्कूटर रिपेयर की दुकानों पर अधिकतर बालक कार्य करते हैं, चाय एवं रेस्टोरेंट में बालक चाय देते हैं, कारखानों में बालक कार्य करते हैं। इसी प्रकार अन्य दुकानदारों तथा अन्य दुकानों और घरों पर बालक कार्य करते हैं। जबकि उनकी विद्यालय जाने की उम्र होती है तो घरों में बालिकाएं सफाई बर्तन के आदि काम करती हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाल श्रम कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या शिक्षा को परिभाषित कीजिए, ये बहुत पहले भी आया हुआ है तो इसको हम छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न करते हैं कि वायु प्रदूषण के मूल रूप कितने होते हैं, तो धूल, आंधी और तूफान से वायु प्रदूषण और भी जो कारण होते हैं आप लोग जानते हैं, गाड़ियों से निकलने वाले धुआं, ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें शामिल होती हैं। अगला पूछा है जल संरक्षण से क्या अभिप्राय है। संरक्षण का मतलब होता है कि जल की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, जल को कैसे हम बचा सकते हैं। तो भारत में जल का प्रमुख भाग सिंचाई के लिए किया जाता है। सिंचाई द्वारा देश में न केवल कृषि में वृद्धि होती है बल्कि भूमि की उत्पादकता में वृद्धि होती है। इस प्रकार खाद्यान्न के उत्पादन में भारी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इसके अतीत घरेलू और औद्योगिक कार्यों के लिए भी विशाल मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इसलिए जल को बचाना यानी व्यर्थ खर्चा नहीं करना चाहिए, ये हमारे जल संरक्षण कहलाता है। यानी जल को किसी न किसी तरीके से हमें बचाना चाहिए, यही होता है जल संरक्षण। अगला है कि जनसंचार के यंत्रोत्तर साधनों के निम्नलिखित ही। तो जनसंचार में क्या होता है, समाचार पत्र होता है, पत्रिकाएं होती है, मैगजीन और भी सारी चीज़ें शामिल होती हैं। बुनियादी शिक्षा के जनक फिर से आ गया प्रश्न, ये तो महात्मा गांधी ने है और ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखिए। NCERT के संबंधित उत्तर प्रदेश का कार्य कहाँ से होता है, तो पूर्व में जयपुर से संचालित होता है किंतु वर्तमान में दिल्ली से ही होता है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न कि ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो ग्राम प्रधान होते हैं। अगर सचिव की बात करता है तो सचिव जो होते हैं वो प्रधानाध्यापक होते हैं। अगला प्रश्न है कि बुनियादी शिक्षा का अर्थ बताइए। तो बुनियादी शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए महात्मा गांधी ने कहा है कि हमारी बुनियादी शिक्षा पद्धति मस्तिष्क, शरीर, आत्मा तीनों का विकास करती है। जब तक शिक्षा द्वारा तीनों शक्तियों का सामंजस्य विकास नहीं होता तब तक इसका कोई मूल्य नहीं है। अगला प्रश्न है कि छात्र छात्राओं में मूल्यों के विकास हेतु कौन कौन से जनसंचार हैं, तो आकाशवाणी, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, चलचित्र आदि ये सारे क्या हैं,
शामिल है। अगला प्रश्न है कि भूमंडलीय ताप वृद्धि किसे कहते हैं? तो भूमंडलीय ताप वृद्धि का मतलब हो गया पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को ही हम लोग भूमंडलीय ताप वृद्धि कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो प्रश्न रिपीट हुआ उसको छोड़ते हैं। फिर आगे देखिए यहाँ पे लिखा है बालिका शिक्षा कहाँ से है, ये भी हम लोग पढ़े थे। अगले अनौपचारिक शिक्षा ये भी बताया था कि अनुसार शिक्षा क्या होती है, जो बिना किसी संस्था से प्राप्त की जाती है, यानी समाज के द्वारा, दोस्तों के द्वारा, घर परिवार से जो भी शिक्षा प्राप्त की जाती है उसको अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। दूरस्थ शिक्षा भी हमने पढ़ा था कि दूरस्थ शिक्षा ऐसी होती है जहाँ पे जो पढ़ाने वाला पढ़ने वाला दोनों के बीच में कोई संबंध स्थापित नहीं हो पाता है, मतलब सामने सामने बैठ के पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, सिर्फ उनका किसी न किसी माध्यम से, जैसे रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से या यूट्यूब का किसी भी माध्यम से क्या करते हैं, उनसे पढ़ाई करते हैं। अगला है शिक्षा और समाज में क्या संबंध है। देखिए शिक्षा जिस व्यक्ति जिस समाज में रहता है उसी समाज की परिस्थितियों के अनुसार उसकी शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। शिक्षा का प्रबंध इस तरह से किया जाना चाहिए कि व्यक्ति अपने समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके। बौद्धकालीन शिक्षा के 2 केंद्रों के नाम बताइए। तो तक्षशिला और नालंदा है जो उस समय की 2 प्रमुख केंद्र है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मूल्यपरक शिक्षा का उद्देश्य बताइए। तो देश में सुखद भविष्य हेतु व्यक्ति के सुखद भविष्य, अनैतिकता की परख करने में सामर्थ्य का विकास, भौतिकवादी और आध्यात्मवादी संस्कृति में संबंध, व्यक्ति की आचरण में सुधार लाना। भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो उड के जो घोषणा पत्र है उसको कहा जाता है। उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं? तो गुरु के पास ले जाना, ये उपनयन संस्कार है। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति की घोषणा कब घोषित की गई थी? तो 1987 में। शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया था? तो लॉर्ड मैकाले ने दिया था। अगला दिया है कि प्लेटो को कोई एक रचना का नाम लिखिए। तो रिपब्लिक। कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना 2 सिद्ध बताइए। पहला है पिछड़े वर्ग की बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षित माहौल की स्थापना। अगला प्रश्न है कि भारत में अध्यापक शिक्षा को मानक संस्था कौन तय करती है? तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE करती है। ड्रॉप आउट बालकों से क्या अर्थ है? तो विद्यालय जो छोड़ने वाले बालक हैं उनको ड्रॉप आउट कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 प्रमुख आंदोलन के नाम बताइए। तो असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। पर्यावरण संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। तो वृक्षारोपण, वायु शुद्ध करने हेतु पानी के निकास हेतु नालियों की व्यवस्था। किन्हीं 4 नैतिक मूल्यों का नाम लिखिए। तो सहयोग, अच्छा आचरण, करुणा, शिष्टाचार, समय का सदुपयोग, साथी भावना, दूसरों का ध्यान रखना, अनुशासन, स्वच्छता, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। अगला प्रश्न, शिक्षा एक त्रिभुमुखी प्रक्रिया है, किस प्रकार है? तो इसमें हम लोग 3 शामिल अभी बताए थे, शिक्षक है, छात्र है और पाठ्यक्रम, ये तीनों त्रिमुखी हैं। अगला दूरस्थ शिक्षा क्या है? तो दूरस्थ शिक्षा वही है जो घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बिस्मिल्लाह रस्म से आप क्या समझते हैं? तो मुस्लिम काल में शिक्षा का प्रारंभ बिस्मिल्लाह रस्म से होता था। विद्यालय बालक को आयु 4 से 4 वर्ष या 4 वर्ष 4 माह या 4 दिन की हो जाने पर उस नए कपड़े पहनाकर मौलवी साहब के पास ले जाया जाता था, जहां बालक को मौलवी साहब के द्वारा उच्चारित कुरान की कुछ आयतों का उच्चारण करना होता था। यदि बालक उन आयतों को दोहरा नहीं पाता था तो बिस्मिल्लाह शब्द कहना ही पर्याप्त समझा जाता था। निषेधात्मक शिक्षा क्या है? तो रूसो ने एक ऐसी विचारधारा को जन्म दिया जिसे निषेधात्मक शिक्षा कहा जाता है। रूसो कहता है कि बालक में केवल एक आदत डालो कि वह यह कोई भी आदत न डाले। रूसो परंपरागत पाठ्यक्रम का विरोधी था। अगला प्रश्न है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है, स्पष्ट कीजिए। तो विद्यालय समाज का लघु रूप है कि वह नए सामाजिक मूल्यों का विकास करता है। अगला प्रश्न है कि स्त्री शिक्षा की विषयों में प्लेटो का क्या मत था? तो स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का मत था कि स्त्री और पुरुष के बीच शिक्षा का भेदभाव न हो और दोनों को शिक्षा एक समानता प्रदान होनी चाहिए। जनसंख्या शिक्षा, ये प्रश्न रिपीट हुआ है। भूमंडलीय ताप, ये भी रिपीट हुआ है। जनसंचार का प्रमुख साधन क्या है? ये भी आप लिख सकते हैं। शिक्षा का सार्वभौमिकरण का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्तर पर क्या करना चाहिए? शिक्षा से वंचित नहीं होना चाहिए। अगला है लैंगिक समानता। असमानता क्या कहते हैं? तो पुरुष और स्त्री के समान अधिकार प्राप्त हो उन्हीं को लैंगिक समानता कहते हैं, जिन्हें दोनों में भेदभाव नहीं किया जाए। स्वामी विवेकानंद के अनुसार जन शिक्षा क्या है? तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार यहाँ पे देखिए, मेरे विचार से जन साधारण की अवहेलना करना राष्ट्रीय पाप और पतन का कारण है। प्रोजेक्ट शिक्षण वृद्धि के जन्मदाता कौन है? तो जॉन डेवी थे। अगला दिया यहाँ पे प्रोजेक्ट शिक्षण वृद्धि के जन्मदाता जॉन डेवी हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका पूरा रिवीजन, आप जल्दी से रिवीजन कर लीजिए, फिर आपका एग्जाम अच्छे से होगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।